Hello, good morning everyone. Myself Deepak Sharma, and you're most welcome on this digital platform of Medito Career Institute. So right now, today we have going to discuss about the special part of this series that are न्यूक्लियस। तो अपन देखते हैं कि न्यूक्लियस या केंद्रक है ना होता क्या है, सेल में कहाँ पाया जाता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, नाम से ही इसका अर्थ का पता चल रहा है कि न्यूक्लियस या केंद्रक यानी सेल के एक सेंटर पार्ट की बात हो रही है। सेल के एक सेंटर पार्ट की बात हो रही है जो एक अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सेल की फंक्शनिंग में, फिजियोलॉजी में, है ना, एंड एनाटॉमी में, दोनों के अंदर। ठीक है, तो अपन एक बार सबसे पहले इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये आपकी एक सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, एंड देन इसके अंदर एक स्फेरिकल शेप के अंदर ब्लैक कलर के मार्कर से स्फेरिकल शेप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, जिसमें एक स्मॉल स्ट्रक्चर और बनी हुई है ग्रीन कलर से। ठीक है, जो लार्ज ब्लैक मार्कर से आपको दिख रहा है बाउंड्री, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, एंड जो ग्रीन कलर से उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, है ना। ये आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद में बात करें अपन कि न्यूक्लियस होता क्या है। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जो आपका न्यूक्लियस है, ये सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड या डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है ना। जो ये स्ट्रक्चर होती है वो स्पेरिकल यानी गोलाकार एवं ओवम का मतलब हो गया अंडाकार। ठीक है, स्पेरिकल या ओवम शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्या क्या हो गया, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से क्या होती है, बाउंडेड होती है, एंड देन ये कैसी होती है, स्पेरिकल एंड ओवम, स्पेरिकल और ओवम शेप की हो सकती है। ठीक है, ये क्या होता है, मोस्टली क्या होता है सेल के अंदर, सेंटर के अंदर, मोस्टली सेल के सेंटर के अंदर ये प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है। बट क्या होता है कि ये टिल टू मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ क्या होता है, थोड़ा ये झुकी हुई होती है, या बेसमेंट मेम्ब्रेन जो केंद्रक है न्यूक्लियस है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, नीचे की तरफ, बेस की तरफ, है ना। वो क्यों झुका हुआ होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की ये टेंडेंसी होती है बेसल प्रॉपर्टी की वजह से, बेसल प्रॉपर्टी की वजह से ये टेंडेंसी होती है कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ झुका हुआ होता है ना। और क्यों झुका हुआ होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को या सेल को क्या है, जिंदा रहने के लिए क्या मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, या ट्रांसफर ऑफ मैसेज करना ही पड़ेगा। ये फंक्शनिंग कि मैसेज आएंगे सेल के पास और सेल से जाएंगे मैसेज, किसके माध्यम से, बेसमेंट मेम्ब्रेन के माध्यम से। ठीक है, तो सेल को मैसेज मिलते कहाँ पे, सीधे न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे, कहाँ से, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ से। मतलब जो दे रहा है, जो ले रहा है ना, ठीक है, जो दे रहा है और जो ले रहा है क्या, मैसेज, तो उनको तो क्या होगा, कम से कम पास में रहना पड़ेगा। ठीक है, तब वो क्या होगा, डायरेक्टली मतलब एक इफेक्टिव तरीके से वर्क कर पाएगा या मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, देन ये देख लेते हैं, न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड ओवल और स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर, है ना। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, ओवम एंड स्पेरिकल शेप की होती है। न्यूक्लियस आर मोस्टली लोकेटेड इनटू द सेंटर ऑफ द सेल। ये सेंटर ऑफ सेल के क्या होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। बट क्या होता है, बेसल प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ये डाउनवर्ड होता है या टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना। अब जो आपकी ये बेसल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियस बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, अगर ये आपकी बेसल प्रॉपर्टी खत्म हो जाए सेल के अंदर, या सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ झुका हुआ ना होके एग्जैक्टली सेल के सेंटर के अंदर या अपर साइड के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल आपकी अब नॉर्मल बिहेव करेगी या अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बिहेव करेगी। इसकी फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी दोनों क्या होगी, इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी सेल की, एंड दिस सेल आर कन्वर्टेड इनटू द कैंसरस सेल। या जो कैंसरस सेल होती है उसमें भी क्या देखा गया है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है या सेंटर से अपवर्ड की तरफ होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर होता है। ठीक है, देन इसके बाद अपन बात करते हैं कि कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस में कौन कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब तक अपने को समझ में आया कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोप्लाज्म
है ना, जैसे आपके सेंटर के वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वैसे क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की क्या स्ट्रक्चर होती है ना, ये इसकी संरचना कैसे बनी हुई होती है। अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस क्या होती है, अपन ने शुरू में पढ़ा कि मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक मार्कर से आपको दिख रही है, ये सबसे बाहर वाली लाइन दिख रही है ब्लैक मार्कर से, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब आपके न्यूक्लियस की सबसे बाहर की जो लेयर होगी उसको किस नाम से जानते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन आपको उसके अंदर ब्लैक मार्कर से दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियर इंटर या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। अब जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप। अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का एक पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि सबसे बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीजें होती है इसमें, या कौन कौन सी लेयर या बाइलेयर्ड होता है, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है इसमें, एक तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, देन इसके जस्ट इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके जस्ट अंदर की तरफ या इसके कांटेक्ट के अंदर एक लेयर होती है। ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर लेमाइना, न्यूक्लियर लेमाइना के नाम से जानेंगे। देन अब क्या होता है, आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली कवर्ड नहीं होता है, ये कंटिन्यूअसली नहीं होता है, ये बीच बीच में से ब्रेक होता है ना। और ब्रेक होता है किसकी वजह से, कि इसके अंदर क्या होता है, पोर या चैनल्स पाए जाते हैं, उन पोर या चैनल्स की वजह से क्या होता है, बीच बीच में ब्रेक होता है एंड कंटिन्यू नहीं होता है। ठीक है, जो ये चैनल पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है, एंड ये अनदर, एंड ये आपके न्यूक्लियर लेमाइना होगी, ये न्यूक्लियर लेमाइना, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, ये स्पेशल चैनल होते हैं, है ना, स्पेशल चैनल होते हैं। एंड इन न्यूक्लियर पोर के ऊपर क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं। न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं, है ना। और जो ये चैनल होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, इनका फंक्शनिंग क्या होती है, यहाँ पे किस लिए होते हैं, किस लिए प्रेजेंट होते हैं ये, कि इनमें से क्या होता है कि जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटीन या आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है इन टू आउट एंड आउट टू इनसाइड होता है, वो किसके माध्यम से होता है, आपके न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियर चैनल के माध्यम से। देन उसके बाद में अपन इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा और अंदर देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से, कि इसमें क्या होता है कि एक गेंद लाइक स्ट्रक्चर, एक गेंद लाइक स्ट्रक्चर डार्क डेंस, है ना, डार्क और डेंस स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये केंद्रक में प्रेजेंट होती है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका, केंद्रिका न्यूक्लियोलस। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट बच गया आपका क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है, उसको अपन देखते हैं सेल न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, वो किस हिसाब से दिखता है कि कहीं कहीं से ये लीनियर दिखेगा एंड कहीं कहीं से क्या होगा, ये कोइल्ड शेप में दिखाई देगा। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल धागा होता है, आप पतंग उड़ाते हो, है ना, जब आप संक्रांति, अभी संक्रांति गई है ना, मकर संक्रांति पे सब लोगों ने पतंग उड़ाए दबा के, ठीक है, तो हो सकता है कईयों ने कुछ मैसेज भी ट्रांसफर किए हो, है ना, तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने क्या पतंग उड़ा रखे हैं या उड़ाते होंगे आज भी। तो उसमें क्या होता है कि एक तो होती है सीधी डोर, है ना, और कई बार क्या होता है वो डोर क्या होती है, उलझ जाती है ना, इकट्ठी होकर उलझ जाती है, कोयल बन जाती है, उसकी कोयल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो जो पार्ट उस धागे का, है ना, या जो भी वो डोर है, उस डोर का क्या है, जो पार्ट सीधा है, लंबा है, तो उसको तो किस नाम से जानते हैं अपन, यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। एंड जो पार्ट क्या हो गया, कोइल्ड हो गया या उलझ गया, तो उलझे हुए पार्ट को किस नाम से जानते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, तो वो जिस हिसाब से पतंग का धागा उलझा हुआ और सीधा है, उसी हिसाब से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, कि ये कहीं कहीं से लीनियर होता है एंड कहीं कहीं से क्या होता है, कोइल्ड होता है या उलझा हुआ होता है। तो इसका जो पार्ट लीनियर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन यूक्रोमेटिन, एंड जो पार्ट उलझा हुआ होता है उसको बोलते हैं किस, क्या, हेटेरोक्रोमेटिन।
एंड आपका यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन दोनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, जो क्या करता है, न्यूक्लियस ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनहेरिटेंट करने के काम में आता है। देन अब देखते हैं अपन इसकी एक एक कौन कौन सी स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है ना, इसमें कौन कौन से पार्ट हो गए। इसमें मेनली आपके 5 पार्ट हो गए, जिनमें सबसे पहला है न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। देन उसके बाद में अपन देखते हैं जस्ट आउटर इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियर लेमाइना। ठीक है, या इनर जो मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके जस्ट इनसाइड क्या प्रेजेंट होगी, आपकी न्यूक्लियर लेमाइना। देन उसके बाद में क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवलप होता है, ये कंटिन्यू ना होके डिसकंटिन्यू कई पार्ट्स में बटा होता है। ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं किसकी वजह से, न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियर चैनल की वजह से। ये न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियर चैनल होते हैं, ये बिल्कुल स्पेशल प्रोटीन के द्वारा बाउंडेड होते हैं एंड ये स्पेशल चैनल्स होते हैं। ठीक है, जो ये न्यूक्लियर पोर होता है, ये ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है ना, किसको, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसाइज होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर, उनको। एंड 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर लेमाइना एंड देन न्यूक्लियर चैनल। उसके बाद में अपन आते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है, एक डेंस या कंडेंस स्पेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको किस नाम से जानते हैं अपन, न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपके 4th पॉइंट। एंड 5th पॉइंट कौन सा हो गया, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक धागे लाइक या थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो थ्रेड्स कहीं से लीनियर होता है, कहीं से क्या होता है, कोइल्ड शेप में होता है। जहाँ से लीनियर होता है उसको किस नाम से जानते हैं अपन, यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। एंड जहाँ से कोइल्ड होता है, जो थ्रेड्स जहाँ से कोइल्ड होता है उसको किस, हेटेरोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये आपके इसके 5 कंटेंट्स हो गए स्ट्रक्चर के, न्यूक्लियस में 5 कंटेंट्स मिलकर क्या करते हैं, पूरे न्यूक्लियस को बनाते हैं। अब अपन इसकी एक एक करके स्टडी करेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं आपके न्यूक्लियर एनवलप की या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपके 2 पार्ट हो गए, इनर एंड आउटर। जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो उसमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो जैसे जिस हिसाब से ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, सेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस बाइलेयर्ड हो गया, ये आपका न्यूक्लियस बाइलेयर्ड हो गया। अब इस बाइलेयर्ड न्यूक्लियस में क्या होना है कि यह आपकी कौन सी होगी, आउटर, या हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि यहां से क्या होती है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है किससे, न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन से। अब वो कौन सी न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ से पता चला आपको कि जो न्यूक्लियस की आउटर न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन है वो क्या है, सीधा साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होती है या डायरेक्टली कनेक्टेड होती है किससे, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से। एंड जो अंदर की कौन सी इंटरनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, वो क्या होगी, सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में, न्यूक्लियस के कौन से पार्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, आपके न्यूक्लियर लेमाइना से, है ना। और किस पार्ट से डिस्कनेक्ट होगी या किस पार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगी, ये सेल के साइटोप्लाज्म से, है ना। कि जो प्लाज्मा क्या है न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, उससे क्या होगी, कांटेक्ट में नहीं होगी न्यूक्लियर प्लाज्मा, क्योंकि उसके बाहर कौन सी लेयर आ गई, आउटर लेयर। तो वो लेयर क्या होगी, सीधी कनेक्ट होगी किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड साइटोप्लाज्म से। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि न्यूक्लियर एनवलप किस हिसाब से एडजस्टमेंट होते हैं, किस हिसाब से लोकेटेड होता है। न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 पार्ट होते हैं। अगेन इसको समझते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ होती है, जो इनर लेयर होती है वो सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ होती है ना। जो साइटोप्लाज्म की तरफ होती है वो आगे कंटिन्यू होती है, कनेक्टेड होती है किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड जो इनसाइड प्रेजेंट होती है वो किससे, न्यूक्लियोप्लाज्म से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है या उसके जस्ट कांटेक्ट में होती है किससे, न्यूक्लियर लेमाइना से। यहाँ से देखो, है ना, ये यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट होगा आपका साइटोप्लाज्म, एंड यहाँ से क्या चालू हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये यहाँ से क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चालू होगी, ठीक है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। बट जो आपकी इनर साइड है ये डायरेक्ट कहाँ से किसके कांटेक्ट में आ रही है, न्यूक्लियर लेमाइना के, या इसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियो मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, है ना। देन उसके बाद में बात करते हैं अपन किसके बारे में, न्यूक्लियर लेमाइना के बारे में। जो न्यूक्लियर लेमाइना होती है ये क्या होती है, थिनेस्ट लेयर होती है, थिनेस्ट लेयर होती है। एंड ये कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे लोकेटेड होती है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। और ये किसके द्वारा बनी हुई होती है, जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फाइबर्स, साइटोस्केलेटन के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट बताए थे, तो उनके द्वारा क्या होता है, ये बनी हुई होती है। और न्यूक्लियर एनवलप होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म से। एंड जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये भी आपको बताया था कि ये क्या होता है, डायरेक्टली क्लोज होते हैं। डायरेक्ट क्लोज का मतलब पास है, ठीक है, बंद वाला क्लोज नहीं है, पास वाला क्लोज है, क्लोज टू न्यूक्लियर लेमाइना, न्यूक्लियर लेमाइना के पास में होता है। देन इसके बाद में सेकंड देखते हैं इसका न्यूक्लियर लेमाइना। न्यूक्लियर लेमाइना होगा, ये क्या होता है, थिनेस्ट होता है, थिनेस्ट लेयर होती है या पतली लेयर होती है ना। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बनी होती है। एंड क्लोज द इनर लेयर एंड मेड बाय द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, है ना। ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जब सेल इंटरफेज अवस्था के अंदर होती है ना। एंड देन उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि केंद्रिका या न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल को छोड़ के बाकी जो भी सारा पार्ट बच गया आपके न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद देखते हैं क्रोमेटिन मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर, है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर। देन इसमें क्या होता है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। किसके लिए, वो इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपी होती है, जो अगली जनरेशन के अंदर क्या होगी, इनहेरिटेंट होगी, या अनुवांशिक सूचनाएं क्या होती है इसमें छुपी हुई रहती है। या जिस पार्ट के अंदर, सेल के जिस पार्ट के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं, जेनेटिक मैसेज होते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, क्रोमेटिन पार्ट या जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है आपके, इसमें दो पार्ट होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कौन सा पार्ट होता है, यू का मतलब हो गया सही पार्ट, एंड हेटेरो का मतलब हो गया विषमजात। विषमजात मतलब जो काम का नहीं हो, है ना। जो यूकैरियोट होता है, सॉरी यूक्रोमेटिन पार्ट होता है, वो क्या होता है, लीनियर पार्ट होता है, ठीक है, विजुअल, इजीली विजुअल नहीं हो पाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इजीली विजुअल नहीं हो पाता है, जबकि उसी जगह क्या होता है, आपका जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो क्या होता है, कोइल्ड शेप में होता है, या बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ना, या थोड़ा मोटा हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, वो इजीली क्या होता है, विजुअलाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। देन ये क्या होता है, आपके यूक्रोमेटिन क्या होता है, एक्टिव पार्ट होता है। आपके जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्टिव पार्ट होता है, जो आगे ट्रांसक्रिप्ट या ट्रांसलेट हो सकता है ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन क्या हो गया, फाइनली प्रोडक्ट हो गया इन्फॉर्मेशन का, किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का क्या हो गया, प्रोटीन लास्ट प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो जो ट्रांसलेट एंड ट्रांसक्रिप्ट की जो योग्यता है वो किस में पाई जाती है, यूक्रोमेटिन में पाई जाती है। एंड जो हेटेरोक्रोमेटिन, टू टाइप ऑफ द न्यूक्लियाई, है ना। न्यूक्लियाई है, दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, ओपन फ्री न्यूक्लियाई, एंड सेकंड कौन सा हो गया, क्लोज फ्री न्यूक्लियाई। जो ओपन फ्री न्यूक्लियाई होता है, ये इसमें जो कंटेन होता है, जिसके द्वारा बना होता है, उसको कहते हैं क्या, यूक्रोमेटिन। या यूक्रोमेटिन से मिलके जो न्यूक्लियाई बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ओपन फ्री न्यूक्लियाई, है ना, विच आर मेनली मेड अप ऑफ द यूक्रोमेटिन, है ना। जो क्लोज फ्री न्यूक्लियाई होता है, ये किसका बना होता है, हेटेरोक्रोमेटिन के द्वारा। एंड जो इसकी लोकेशन होती है, जो लोकेशन यूक्रोमेटिन क्या हो गया, एक्टिव पार्ट हो गया ना, तो क्रोमेटिन मटेरियल का क्या एक्टिव पार्ट है, तो इसी से पता चल रहा है कि जो इस मटेरियल से ये बन के मिलके बना है ना, क्या आपका ओपन फ्री न्यूक्लियाई। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके जो सेल्स ज़्यादा एक्टिव रहती है ना, उन्हीं के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, उसी में ये क्या होगा, ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, है ना। तो सेल कौन कौन सी, जैसे आपके न्यूरॉन सेल है ना, तो ये सारे दिन क्या है, इम्पल्सेज का कनेक्शन इसमें बना रहता है, ठीक है। इसके अलावा लीवर सेल है, लीवर सेल सारे दिन क्या होती है, एंजाइम्स को बनाती रहती है ना। या अदर भी कई डिटॉक्सिफिकेशन करना, है ना,
एल्कोहल को ब्रेक डाउन करना, ये सारे काम क्या है करती रहती है, सारे दिन बिजी रहती है ना, हार्ट सेल बिजी रहती है। तो उसमें क्या होता है आपके ओपन फ्री न्यूक्लियाई पाया जाता है, एंड जो क्लोज फ्री न्यूक्लियाई पाए जाते हैं वो क्या होते हैं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव जो सेल्स होती है उनके अंदर ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। कौन सा? क्लोज फ्री न्यूक्लियाई, है ना। जैसे हेड ऑफ द स्पर्म, तो स्पर्म का हेड होता है, ठीक, उसमें कौन से न्यूक्लियाई पाया जाएगा आपका ओपन फ्री सॉरी क्लोज फ्री न्यूक्लियाई, है ना। मतलब क्लोज फ्री न्यूक्लियाई होता है, ये कहाँ पाया जाता है? हेड ऑफ द स्पर्म के अंदर। अब जैसे स्पर्म क्या होता है ओवम से जाके मिलेगा या फर्टिलाइज होगा, है ना, ओवम को जाके फर्टिलाइज करेगा, तो उस टाइम पे क्या होता है ओनली स्पर्म का हेड पार्ट क्या है पार्टिसिपेट करता है, और जैसे ही न्यूक्लियस सॉरी स्पर्म का न्यूक्लियस एंड ओवम का न्यूक्लियस क्या होगा, दोनों फ्यूजन होंगे, ठीक है। देन उसी टाइम क्या होगा इसका जो क्रोमेटिन पार्ट है वो क्या इटेरोक्रोमेटिन पार्ट है वो क्या होगा एक्टिव क्रोमेटिन के अंदर चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद देखते हैं अपन न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, ठीक है, जो क्या होती है एक स्फेरिकल या डेंस स्फेरिकल शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। ये क्या होती है स्टैंड डार्क विद द डाई, जब डाई से क्या होता है इसको स्टैंड किया जाता है तो इसका कलर क्या होता है बिल्कुल डार्क हो जाता है ना। और जब इसको अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये मिलके बनी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रेनुलर नेटवर्क एंड फिब्रिलर मटेरियल। तो ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है? ग्रेनुलर नेटवर्क एंड फिब्रिलर मटेरियल से मिलके बनी हुई होती है, एंड इट कंटेन सम अमाउंट ऑफ द डीएनए एंड लार्ज अमाउंट ऑफ द आरआरएनए। एंड इसमें क्या होता है आपके जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसमें क्या होता है सम अमाउंट के अंदर कुछ मात्रा के अंदर डीएनए और अधिक मात्रा के अंदर आरआरएनए, है ना, राइबोसोमल आरएनए उसका सिंथेसाइज होता है, एंड सम अमाउंट के अंदर ट्रांसफर आरएनए होता है टीआरएनए, उसका भी क्या होता है सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट आगे 5 पार्ट का अपन ने स्टडी की है, कौन कौन सी? फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवलप, सेकंड थी न्यूक्लियर लेमाइना, एंड थर्ड रही थी अपनी न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्मा, है ना, और फोर्थ रही थी अपनी कौन सी? क्रोमेटिन मटेरियल, एंड फिफ्थ है कौन सी? न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। देन इसके बाद में आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।